गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम क्षितिज भाग 1 के पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। वे एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्यंग लेखक है। इस कहानी में, इस लेख में उन्होंने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के द्वारा समाज पर, दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है, एक फोटो है। प्रेमचंद जी का परिचय देने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानी सम्राट कहलाए जाते हैं। आप लोगों ने इनकी रचना 2 बैलों की कथा अपने इसी क्लास कक्षा 9 में पढ़ी है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी जो है कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट है। प्रेमचंद जी के सादगीपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए, उनके सादगीपूर्ण जीवन पर के बारे में बताते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व की सादगी और श्रेष्ठता को बताने का प्रयास किया है। प्रेमचंद जी का एक फोटो लेखक के सम्मुख है। लेखक प्रेमचंद जी की उस तस्वीर को देख रहे हैं जिनमें वे अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में प्रेमचंद जी धोती और कुर्ता पहने हुए हैं और सिर पर एक टोपी है, कनपट्टी चिपकी टोपी। ठीक है, और प्रेमचंद जी दुबले पतले कमज़ोर शरीर वाले हैं और जिसकी वजह से उनके गालों की हड्डियां उभर कर आ गई है, पर उनकी घनी मूछें जो है उनके चेहरे को भरा भरा बता रही है। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस मतलब कपड़े के जूते हैं। ठीक है, पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसके बंद यानी डोरी जो है बेतरबी से बंधा, बेढंगे तरीके से बंधी हुई है और उसे लापरवाही से उपयोग करने की वजह से बंद के जो डोरी के जो सिरे होते हैं, जिसमें लोहे के पट्टी या फिर प्लास्टिक लगाते हैं, जिससे हमें उस कैनवस के जूते में उस डोरी को पिरोने में आसानी होती है। और लापरवाही से इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो जो प्लास्टिक की जो किनारा होता है वो निकल गया है और कैनवस की जो डोरी है उसके धागे जो है निकले हुए हैं और जिसकी वजह से जो है उसे उस छेद में डालने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, इसी वजह से जो है प्रेमचंद जी के जूते की जो डोरी है वो बेतरबी से बंधी हुई है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है और जिससे उंगली बाहर निकल कर आ गई है। ठीक है, तो जो कपड़े के जूते होते हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है वो घिस जाते हैं और वो फट जाते हैं, है ना। तो लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी कुर्ता और धोती पहने और कैनवस के शूज पहने हुए ही जो है वो जूते पहने हुए ही जो है वो अपनी तस्वीर खिंचा रहे हैं और वो जो कैनवस का जो जूता है वो भी फटा हुआ है। लेकिन
प्रेमचंद जी जो है बड़े शान से जो है वो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। धोती ऊंची है और इस वजह से वो फटा जूता नज़र आ रहा है। तो लेखक कहते हैं कि जब फोटो खिंचाई जा रही थी तो यदि आप धोती को थोड़ा सा का नीचे कर देते, पैर को ढक लेते, तो वो फटा जूता फोटो में, तस्वीर में नहीं आता, है ना। तो और इससे जो है, क्योंकि फोटो जो खिंचाई जाती है वो बहुत याद के रूप में होती है, और उस ज़माने में तो फ़ोटो खिंचाने के लिए ख़ास समय निकाल कर फ़ोटो खिंचाना पड़ता था। और ऐसा नहीं आजकल की तरह की, जैसे आजकल लोग या आप लोग जो है जब तब जो है सेल्फी खींच लेते हैं, और अगर फ़ोटो अच्छी आई तो ठीक है, अगर फ़ोटो अच्छी नहीं आई तो उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन उस समय जो है फ़ोटो खींची जाती थी और वो यादगार के रूप में बरसों तक रहती थी। तो लेखक ये कह रहे हैं कि जब आप फोटो खिंचा रहे थे तो थोड़ा सा का धोती को नीचे कर लेते और जूता, जो फटा जूता नजर आ रहा, वो नजर नहीं आता था। तो लेखक ये कहते हैं, परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद के फोटो को देखते देखते उनकी नजर जो है उस फटे जूते पर अटक जाती है ना। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। क्यों? क्योंकि जूता फटा हुआ था। सोचता हूं फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो इस लाइन से, इस पंक्ति के द्वारा लेखक परसाई जी जो है प्रेमचंद जी के सीधे सादे सरल स्वभाव के बारे में जो है बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि ये आदमी जैसा है वो वैसे ही फोटो में आ गया है। ये नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए अलग पोशाक है। कई बार होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह तरह की पोशाकें होती हैं और हम खास विशेष अवसरों पर जो है अपनी पोशाकों को बदल लेते हैं, है ना। कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या कहीं फ़ोटो खिंचाते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा लगे। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, हम अच्छे से अच्छा लगे, तो ये प्रवृत्ति जो है ये दिखाती है कि हमारे में दिखावा है। हम कभी भी फ़ोटो में खराब दिखना नहीं चाहते, है ना। तो लेकिन प्रेमचंद जी जो है, जैसी पोशाक उनके पास है, हो सकता है, लेखक का ये मानना है कि हो सकता है कि प्रेमचंद जी के पास एक ही पोशाक हो और वो जैसे हैं वैसे ही दिखना पसंद करते, इसमें उनको कोई लज्जा नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि वो अलग अलग पोशाकें, अलग अलग समय पर अलग अलग पोशाकें बदल रहे हैं। अलग अलग पोशाकें बदलने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है दिखावटी होता है, वो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग दिखना चाहता है ना। लेकिन प्रेमचंद जी जो है, उनके पास हो सकता है एक ही पोशाक हो और वो उसी एक ही पोशाक के साथ फोटो खिंचा ले। ठीक है, तो लेखक परसाई जी की नज़र फोटो को बड़े गौर से देखते हैं और सीधे उनकी नज़र जो है जूते पे आकर अटक जाती है। लेखक सोचते हैं कि यदि फोटो खिंचाने की वे ऐसी पोशाक पहनते हैं जिसमें जूते फटे हैं तो आम समय में प्रेमचंद जी कैसी पोशाक पहनते होंगे। होता तो ऐसे ही है ना कि जब हम सुंदर दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, सुंदर ड्रेस पहनते हैं, सजते संवरते हैं, तो हम फोटो खींचते हैं, है ना। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, हम समय समय पर अपनी सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, डिलीट करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था और फ़ोटो जो खींची जाती थी वो सदियों तक सुरक्षित रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी के फटे जूते या उनकी जो ये तंगहाली है, ये उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। तो लेखक ये कहते हैं कि अगर जब भी कोई ये फोटो देखेगा तो इसमें लेखक
प्रेमचंद जी की आर्थिक तंगी के बारे में उसे पता चल जाएगा, है ना। तो लेखक परसाई जी सोचते हैं कि यदि फोटो खिंचाने की ऐसी पोशाक है तो पहनने की कैसी हो सकती है। अगले ही पल वे सोचते हैं कि नहीं, इस आदमी यानी प्रेमचंद जी का स्वभाव दिखावटी नहीं था। वे सीधे साधे सरल व्यक्ति थे, उनमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो जैसे हैं वैसे ही जो है फोटो में खींच गए। ठीक है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। ठीक है, लेखक जो है प्रेमचंद जी से संबोधित है, उनकी फोटो से, उनके फोटो में जो है उनकी तस्वीर से, वो प्रेमचंद जी की तस्वीर से बातें कर रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं कि मैं जो है चेहरे की तरफ देखता हूं। किसके चेहरे की तरफ? प्रेमचंद जी के चेहरे की तरफ। ठीक है, तो वो प्रेमचंद जी के चेहरे की तरफ देखते हैं और प्रेमचंद जी की तस्वीर से वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। ठीक है, तो परसाई जी कहते हैं कि अक्सर लोग रोजमर्रा के जीवन में साधारण कपड़ों का उपयोग करते हैं, पर किसी खास या विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। पर प्रेमचंद जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। हो सकता है उनके पास दूसरी पोशाक ही ना हो, इसलिए एक कपड़े होने की वजह से वे उसी में फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक फिर स्वयं प्रेमचंद की सादगीपूर्ण जीवन को देखकर कहते हैं कि नहीं, इनमें पोशाक बदलने का स्वभाव नहीं होगा। ये सादा जीवन जीने वाले हैं। ये भीतर और बाहर सब एक जैसे हैं। ये नहीं कि वो दिखावा पसंद करते हैं और हकीकत में कुछ और होते हैं, ऐसा नहीं है। जो वो हकीकत में, जो भीतर है, जो उनके भीतर है, जो वो हकीकत में है, वही लोगों को भी नजर आते हैं। ठीक है, उनमें दिखावे का जो है उनका व्यक्तित्व नहीं है। वे दिखावटी जीवन जीने वालों में से नहीं है। लेखक कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। साहित्यिक पुरखे, क्योंकि लेखक परसाई जी भी लेखक है और प्रेमचंद जो है वो पुराने समय के जो है वो लेखक है। ठीक है, और वो जो है एक महान लेखक है और प्रेमचंद जी जो है अपने समय के लेखकों में जो है उनका एक अपना स्थान है। ठीक है, और इसीलिए जो है लेखक परसाई जी उन्हें अपने पुरखे कह रहे, पुरखे मतलब पूर्वज। ठीक है, तो लेखक परसाई जी जो है वो आधुनिक साहित्य के लेखक हैं और प्रेमचंद जी जो है भी आधुनिक साहित्य के लेखक हैं, लेकिन वो थोड़ा प्राचीन है, पुराने हैं। ठीक है, और वो उनके जो है उन्हीं को जो उन्हीं के मार्गदर्शन पर जो है वो अपने साहित्य को लिखते हैं। इसलिए जो है वो प्रेमचंद जी को अपने साहित्यिक पुरखों की संज्ञा दे रहे हैं। प्रेमचंद लेखक परसाई जी कहते हैं कि इतने महान लेखक होने के बाद भी, क्योंकि प्रेमचंद जी जो है में जो है जो एक महानता थी, वो एक जो है महान साहित्यकार थे।
उनमें जो है वो उन्हें कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता था। उनमें युग प्रवर्तक, अपनी लेखनी के द्वारा समाज को बदलने की ताकत उनमें थी। वो एक प्रसिद्ध और महान लेखक थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही तंग थी। ठीक है। प्रेमचंद जी बदहाली की स्थिति से गुजर रहे थे। इनके पास फोटो खिंचाने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे। प्रेमचंद जी को साहित्यपुर के इसलिए कहा गया है कि प्रेमचंद जी अपने समय के लेखकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते थे। उनका लेखन उच्च कोटि का था। प्रेमचंद जी ने समाज का वास्तविक चित्रण अपनी लेखनी से किया है। जब कोई भी लेखक कुछ अच्छा लिखता है तो उसकी तुलना प्रेमचंद जी से की जाती है। ठीक है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी को अपने फटे जूते, अपनी बदहाली से कोई लज्जा नहीं थी। ठीक है। वो बड़े विश्वास से, बेपरवाह से, समाज के या कोई क्या बोलेगा इससे वो बेपरवाह थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ जो है वो फोटो खिंचा रहे थे। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार यहाँ पे लेखक जो व्यंग कर रहे हैं कि होता क्या है कि कई बार हमारी मनस्थिति जो है, हमारा मन जो है कुछ विचलित होता है ना। लेकिन हम फोटो जब खिंचाते हैं तो ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान भी लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्यों? कि ये परंपरा है कि फ़ोटो में जो है आपको हंसता होना चाहिए, है ना। कभी हम रोते रोते फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं। तो ये परंपरा है कि जैसे ही फ़ोटो खींचते हैं तो लोग मुस्कुरा देते हैं। उनकी फ़ोटो जो है वो हंसती हुई या मुस्कुराती हुई आती है। तो ये फ़ोटो खिंचाने की परंपरा है ना। तो तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तले में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच से ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यानी जब तक वो अपने दर्द को, समाज की कुरीतियों को या समाज में होने वाले जो भ्रष्टाचार है या समाज की जो भी, उसको देखकर जो है लेखक के मन में दुख था। ठीक है। और उनकी जो मुस्कान है वो कहीं भीतर तक खो गई थी। लेकिन परंपरा है, फोटो खिंचाते समय मुस्कुराना ज़रूरी है और इस वजह से जो है वो परंपरा के अनुसार मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कुछ देर हो गई और तब तक फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया और इस वजह से जो है तस्वीर में प्रेमचंद जी की एक अच्छी विचित्र सी मुस्कान है और वो भी पूरी नहीं है, वो अधूरी मुस्कान है। ठीक है। वह मुस्कान नहीं है, उसमें उपहास है, व्यंग है। ठीक है। लेखक का कहना है कि प्रेमचंद जी जो है वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान उनके भीतर से, उनके मन के भीतर से निकलते निकलते तक जो है फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया और इस वजह से तस्वीर में प्रेमचंद जी की मुस्कान जो है वो अधूरी आई है। ठीक है। तो लेकिन वो मुस्कान भी कैसी है, जैसे लगता है कि वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी पर व्यंग कर रहे हैं। ठीक है। तो उनकी जो मुस्कान है वो अधूरी है और वो मुस्कान, उसमें उपहास है, व्यंग है। और उपहास भी किस पर है? समाज पर है। ठीक है। तो परसाई जी प्रेमचंद जी की मुस्कान
को देखकर जो है उनकी अधूरी मुस्कान को देखकर उनमें जो है लगता है कि वो समाज पर जो है वो व्यंग कर रहे हैं। ठीक है। लेखक का कहना है कि प्रेमचंद जी ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। ठीक है। लेखक कहते हैं कि फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो तो खिंचाने से क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेस को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। किसमें रोक देता है? रोने से। परसाई जी को प्रेमचंद जी की मुस्कान में छिपा व्यंग महसूस होता है। वे समझ जाते हैं कि प्रेमचंद जी उन पर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि लेखक का जूता भी तो ऊपर से फटा हुआ है। लेखक आगे कहते हैं कि मेरा जूता भी ऊपर से फटा हुआ है लेकिन नीचे से वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। ठीक है, ऊपर से ठीक है लेकिन नीचे से फटा हुआ है। लेखक ने प्रेमचंद जी को फोटो को देखकर उसे ट्रेजेडी इसलिए कहा है क्योंकि प्रेमचंद अपने समय के महान साहित्यकार थे। वे अपनी रचनाओं से समाज को नई दिशा देने की ताकत रखते थे। उपन्यास लेखन में उनका कोई जोड़ नहीं था। ऐसे उच्च कोटि के साहित्यकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि अच्छी नहीं होना किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। कहानी सम्राट, युग प्रवर्तक, कलम का सिपाही, उनकी कलम में इतनी ताकत होती थी, यानी उनके कलम में, उनकी लेखनी में इतनी ताकत होती कि वो युग को बदल सकते थे, लोगों में प्रेरणा जगा सकते थे। लेकिन ऐसे महान लेखक की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी और इस वजह से भी उनके चेहरे पर एक व्यंग है, एक मुस्कान है। वो समाज का उपहास उड़ा रहे हैं और उनके चेहरे पे ये व्यंग और ये मुस्कान जो है वो अधूरी है। ठीक है। मैं तुम्हारे फोटो को देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी के कपड़े और जूते फटे पहनकर फोटो खिंचा लिया, इसे पता चलता है कि वो फोटो को उतना महत्व नहीं देते। ठीक है। उनके मन के भीतर जो दुख है कि एक साहित्यकार, एक महान साहित्यकार की स्थिति जिसमें समाज को प्रेरणा देने की ताकत है, समाज को बदलने की ताकत है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो है उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। लेखक कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाते हैं और मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है ना। यहाँ पर लोगों की दिखावटी जो प्रवृत्ति है, समाज में जो लोगों की दिखावटी
प्रवृत्ति के उस पर जो है लेखक ने व्यंग किया है, लेकिन प्रेमचंद जी जैसे है वो वैसे ही दिखना पसंद करते हैं। उनमें दिखावटी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है। फोटो का महत्व तुम नहीं जानते, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अगर समझते होते तो तुम भी लोगों की तरह दिखावा करते, है ना। फोटो का महत्व नहीं जानते क्योंकि फोटो युगों तक लोग देखते हैं और तुमने फटे जूते में फोटो खिंचा ली। लोग जब भी देखेंगे तुम्हारी आर्थिक तंगी लोगों को पता चल जाएगी, है ना। लेखक प्रेमचंद जी की वेशभूषा और जूते देखकर इसलिए रो पड़ना चाहते हैं क्योंकि इतने महान लेखक होने के बाद भी प्रेमचंद जी बदहाली की स्थिति से गुजर रहे थे। बदहाली मतलब तंगी, उनको पैसे की कमी थी, धन की कमी थी। इतने महान लेखक को, जैसे कि आजकल के लेखक होते हैं, उनको जो है उनकी पुस्तकों से, उनकी कहानियों से उनको रियलिटी मिलती है, धन मिलता है, वो एक शान और शौकत की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जिस समय प्रेमचंद जी के समय में जो है, उस समय लेखकों को उतना धन नहीं मिलता था। ठीक है। और इस वजह से जो है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके पास खास मौके पर पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, इसलिए लेखक उनके दुख को अपने भीतर तक महसूस करके रो देना चाहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है इसको पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए, और अगर जहाँ आपको नहीं समझ में आया आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है कक्षा यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली कक्षा में जो है आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।